नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं बेटा। प्रश्नावली तीसरा, चतुर्भुजों को समझना। तो प्रश्नावली 3 प्रारंभ करने से पहले बेटा चतुर्भुजों के बारे में कुछ परिभाषा है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो पहले परिभाषाएं देखेंगे बेटा। तो परिभाषाओं में आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, बहुत सारी परिभाषाएं, तो वही परिभाषाएं रिपीट होगी, लेकिन प्रश्नावली से पहले मैं आपको उनको समझा देती हूँ ताकि प्रश्नावली समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। पहली परिभाषा है वक्र रेखा। वक्र रेखा आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे बेटा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है ना। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। और वक्र रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुली वक्र रेखा और दूसरी होती है बंद वक्र रेखा। समझ में आ गया? यही पढ़ी थी ना आपने 6th क्लास में कि वक्र रेखा दो प्रकार की होती है, खुली वक्र रेखा और बंद वक्र रेखा। और वक्र रेखा की परिभाषा क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। अब आप कहेंगे खुली, तो खुली में तो बेटा किस तरह का भी हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी में उस तरह की, लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से एक सिरा खुला हुआ होना चाहिए उसका। और बंद वक्र रेखा में वो कहीं से भी मुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन अंत में जाके वो पैक होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, तब वो कहलाएगी बंद वक्र रेखा। समझ में आ गया? अब है बहुभुज। तो बहुभुज है, बहुभुज एक ऐसा बंद वक्र होता है जो रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ होता है और वो एक बंद वक्र माना जाता है। तो आप देख लीजिए कि कैसा भी हो सकता है, ऐसा खूब सारी रेखाओं से मिलकर बना, ये भी एक बहुभुज है। आप देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इस तरीके की, ये मिलकर बना, तो ये एक चतुर्भुज बहुभुज है। तो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति, बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। जो बहुभुज होते हैं वो उनकी भुजाओं के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अगर किसी बहुभुज की 4 भुजाएं हैं, जैसे 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 भुजाओं वाला तो कोई बहुभुज होता ही नहीं है। ठीक है, 3 भुजाओं से स्टार्ट होता है। 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। 5 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को पंचभुज, 6 भुजाओं वाले को षडभुज, 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज, 8 भुजाओं वाले को अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, इस तरीके से उनकी भुजाओं के अनुसार उनके आकार का नाम होता है। समझ में आ गया बेटा? तो किस तरीके से बहुभुजों के प्रकार बता दिए गए यहाँ पे, भुजाओं के आधार पर उनके प्रकारों के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर इन बहुभुजों की सभी भुजाएं बराबर है, यदि इन बहुभुजों की सभी भुजाओं का माप बराबर है, यानी कि पंचभुज है, मान लीजिए पंचभुज है, पंचभुज की 5 भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है, यानी 5 भुजाएं बराबर है, तो उसको कहेंगे सम पंचभुज। सम शब्द जहां आ गया तो यूं समझना है कि सम शब्द का अर्थ होता है उसकी सारी भुजाएं समान है, सारी भुजाओं का माप एक है। अगर षडभुज है और षडभुज की 6 भुजाएं समान माप की है, 6 भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक सम षडभुज है। समझ में आ गया? सम शब्द के समझ में आ गया? अब चलते हैं ऐसे कुछ चतुर्भुज जिनका यूज हम इस प्रश्नावली में करेंगे। वे है पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा सम चतुर्भुज, चौथा आयत और 5वां वर्ग। ठीक है, ये 5 हम चतुर्भुज इस प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मैं इनकी कुछ परिभाषा आपको समझा देती हूँ। पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दिखता कैसा है? देखिए, पहले उसका चित्र द्वारा देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनमें 2 समांतर भुजाओं के जोड़े होते हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने पे वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। समझ में आया? इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती हैं। अब आप देख लीजिए, अगर इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊं तो भी ये आपस में समांतर है, और ये दोनों जोड़ा जो है इस भुजा को आगे बढ़ाऊं तो भी ये आपस में समांतर है। तो यहाँ 2 जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है। समझ में आ गया बेटा? तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। मैं इसकी परिभाषा आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा होती है बेटा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के युग्मों में से आमने सामने की सभी भुजाएं समांतर होती है, मतलब आमने सामने की भुजाओं के जो जोड़े होते हैं वो समांतर होते हैं और आपस में बराबर भी होते हैं, समान माप के होते हैं और आपस में समांतर भुजाओं के जोड़े भी होते हैं। फिर दूसरा चतुर्भुज आ गया हमारा सम चतुर्भुज।
सम शब्द का भी मैंने आगे आगे बताया है कि सम चतुर्भुज शब्द ऐसा होता है जिसका अर्थ होता है सभी भुजाएं समान है इसकी, ठीक है। तो अभी सभी भुजाएं समान है। फिर अब अगली परिभाषा देखते हैं वर्ग की। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम वर्ग को एक सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, तो सम चतुर्भुज को हम एक वर्ग कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सम चतुर्भुज ही वर्ग होता है और वर्ग ही सम चतुर्भुज होता है। फिर अगला परिभाषा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है, एक जोड़ा नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके का ये तो हो गया, इसके दो जोड़े समांतर भुजा हो गए, एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है ऐसा। ऐसा जो चतुर्भुज होता है इसमें ये वाला जो जोड़ा है, ये वाला ये समांतर तो भुजा है, ये दोनों तो समांतर भुजा है, बट ये जो भुजा है ये वाली आड़ी वाली भुजा, इनको जब आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि यहाँ से एक जोड़ा समांतर भुजाओं का है, ठीक है। सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा समांतर भुजाओं का होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और वर्ग का मैं फोटो बता दूं आपको, वर्ग जो ऐसा होता है इस तरीके का होता है जिसकी चारों भुजाएं एक माप की होती है। अगर ये 6 है, ये भी 6 होगी, तो ये भी 6 होगी, तो ये भी 6 होगी। अगर इस तरीके का कोई भी है वर्ग तो उसे वर्ग माना जाएगा। और वर्ग के एग्जांपल में आप ले लीजिए जैसे पासा, डाइस होता है ना, डाइस जिसमें अपन खेलते हैं तो वो डाइस की सारी भुजाएं एक समान होती है, तो वो एक वर्ग मान सकते हैं। समझ में आ गया, वर्ग के जैसे होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं आयत। और जो वर्ग होता है इसकी एक और क्वालिटी बता देती हूँ, इसका एक गुण है, इसके चारों कोण हमेशा समकोण माने जाते हैं, ठीक है। इसके चारों कोण हमेशा समकोण होते हैं। अब चलते हैं आयत की तरफ। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। आयत कैसा दिखता है मैं बता देती हूँ। आयत इस तरीके का दिखता है बेटा, इस तरीके का, ठीक है, जिसमें दो भुजाएं तो लंबी होती है, दो थोड़ी छोटी होती है, तो ये तो उसकी लंबाई कहलाती है और ये उसकी चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। और ये मतलब ये भी समांतर भुजाओं के जोड़े होते हैं, दो जोड़े समांतर भुजाओं के होते हैं इनके। इसके अलावा ये आमने सामने की भुजा, जो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। ये है इसके गुण, आयत के गुण। समझ में आया। आयत के कौन कौन से गुण है कि आयत में दो समांतर भुजाओं के जोड़े होते हैं, इसके अलावा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके अलावा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये तीन गुण इसमें पाए जाते हैं। तो अब मैं सबके नाम बता देती हूँ। इसको कहते हैं आयत, ठीक है बेटा, इसको कहते हैं आयत। फिर इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि षडभुज। 6 भुजाएं हैं तो इसको कहा जाएगा षडभुज। इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, तो इसको कहा जाएगा चतुर्भुज। 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज, ठीक है। ये है, इसकी चारों भुजाएं बराबर भी है, चारों कोण समकोण भी है, तो इसको कहा जाएगा वर्ग। क्या कहा जाएगा? वर्ग। फिर ये है खुली वक्र रेखा, ये है बंद वक्र रेखा। फिर ये जो है ये समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और ये इससे ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सारी परिभाषा बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, ठीक है बेटा। इस प्रश्नोत्तर के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जिसे पुस्तक के अंदर ही करने हैं और कुछ प्रश्नोत्तर ऐसे हैं बेटा जिनको हम कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक सूत्र और बता देती हूँ बेटा कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी चित्र दे दिया जाए, ठीक है, परिभाषा यहाँ खत्म हो गई है, मैं एक सूत्र समझा देती हूँ आपको, उससे आप उस सूत्र के अकॉर्डिंग आप किसी भी बहुभुज के कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बहुभुज के कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो मैं सूत्र समझा देती हूँ, उस सूत्र पे ही डिपेंडेंट है पूरी 3.1 प्रश्नावली। तो चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। एक बेटा विकर्ण और होता है, विकर्ण और समझा देती हूँ। विकर्ण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने ये आयत बनाया है, ठीक है, मैंने ये एक आयत बनाया है। इस आयत में अगर किसी भी दो शीर्ष, इसके कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। अगर इनमें से किसी भी दो शीर्ष को आपस में मिला दिया जाए, दो शीर्ष को, और वो भी क्रॉस में होना चाहिए, मतलब आमने सामने के शीर्षों को, पास वाले शीर्षों को नहीं मिलाना है, आमने सामने वाले शीर्षों को अगर मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है उसे कहा जाता है
विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण जो होता है वो उस आकृति को समान भागों में बांटता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, यदि मैं इस शीर्ष को इस शीर्ष से रेखाखंड की सहायता से मिला देती हूँ तो ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को विकर्ण माना जाएगा। तो मान लीजिए मैंने आयत के अंदर एक विकर्ण खींच दिया तो ये विकर्ण है, और एक आयत जो है ये एक विकर्ण है, ये आयत को दो बराबर भागों में बांट दिया इसने। तो इसी तरीके से एक आयत में टोटल दो विकर्ण हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा। लो चलते हैं अब सूत्र की तरफ। सूत्र हमारा ये है कि n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है बेटा। ये हमारा एक सूत्र है जिसमें से n क्या होता है, n होता है भुजाओं की संख्या। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। ऐसा में अब आप देख लीजिए कि एक होता है त्रिभुज, त्रिभुज होता है एक, फिर होता है चतुर्भुज। जरूरी नहीं है कि ये सारे की सब भुजाएं बराबर होनी चाहिए। एक होता है चतुर्भुज, एक होता है पंचभुज, ठीक है। तो मैं आप इनको सबको बता देती हूँ आपको। पंचभुज, एक होता है षडभुज, ठीक है, एक होता है सप्तभुज और अष्टभुज। वैसे भुज तो बहुत सारे होते हैं बट अभी अपन अष्टभुज तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि ये सारे भुज चतुर्भुज है या ये सारे बहुभुज है तो इनके सभी कोणों का अंतः कोणों का मान कितना होगा, हम कैसे पता करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से पता करेंगे कि n यानी कि भुजाओं की संख्या। यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होगी 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षडभुज में 6, सप्तभुज में 7 और अष्टभुज में 8। भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। अब इन भुजाओं की संख्या से हम किस तरीके से इनके अंतः कोणों का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा कि मान लीजिए मैं त्रिभुज की बात कर रही हूँ। अगर त्रिभुज की भुजाएं 3 है तो 3 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, तो यानी कि 1 इंटू 180। तो 1 इंटू 180 कितना होता है, 1 एकम 180 एकम 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का बहुत छोटा लिख दिया है, थोड़ा बड़ा लिख देती बेटा। देखिएगा कि सबसे पहले त्रिभुज है तो त्रिभुज में भुजाओं का मान 3 होता है जिसमें से 2 तो हमको घटाना ही है, फिर उसके बाद में 180 से गुणा करना है तो 2 घटाया, 3 में से 2 को घटाया तो हमारे पास आंसर है। हाँ तो बेटा ठीक है, तो 180 आ गया हमारा ये कि 3 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 में से 2 को घटाते तो 1 बचता, 1 इंटू 180, तो यानी कि 180 एकम 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होगा, याद रहेगा। फिर दूसरा देख लीजिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के होते हैं 4 भुजाएं होती है, 4 में से 2 तो वैसे हमको माइनस करना है, इंटू फिर 180 करना है, तो 4 में से 2 चले जाते तो बचते कितने, 2, 2 इंटू 180 कितना होता है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 360 डिग्री। यानी कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री याद रखना है, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैं ये आपको निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए याद कर लेना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसके अलावा पंचभुज के निकालते हैं तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5 भुजाएं होती है, उसके चारों कोणों का योग कितना होगा देख लीजिएगा 180, तो 5 में से 3 2 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3 इंटू 180, फिर बचेंगे 18 का 18 36 54 540 डिग्री। समझ में आ गया, यानी कि एक पंचभुज के भुजाओं का मतलब पंचभुज के अंदर कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री, याद रखिएगा 540 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में षडभुज है, तो षडभुज में 6 भुजाएं होती है, 6 भुजाओं इंटू माइनस के 2 इंटू 180 होगा, तो 180 तो कितने बचेंगे 4, तो 4 इंटू 180 करेंगे तो 18 का 18 18 36 हटाते हैं 54 18 चौक 72, यानी कि 720, ठीक है। तो षडभुज के अंदर कोणों का योग 720 होता है। आप 18 का पढ़ा चलते रहो, आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में सप्तभुज है तो 7 माइनस के 2
इंटू 180, तो 7 में से 2 घटाते तो बचते कितने 5, तो 5 इंटू 180 तो 18 पंजे 90, यानी कि 900 डिग्री। यानी एक सप्तभुज की भुजाओं का योग कितना होता है 900 डिग्री। सप्तभुज के कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 900 डिग्री का। ठीक है, और इसी तरीके से होगा 18 डिग्री पे 18 108। अष्टभुज की कोणों का योग होता है 1080 डिग्री। अष्टभुज में अंतः कोणों का योग होगा 1080 डिग्री। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से हमें इन कोणों के मान पता चल गए कि कौन सा बहुभुज है, तो उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग किस तरीके से होगा। अगर आपको एकदम अचानक दे दिया जाए कि 10 भुज और आपको नहीं पता अंतः कोणों का योग कितना था, आप इस सूत्र के द्वारा आप उनके कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम 3.1 के प्रश्न संख्या करना शुरू करेंगे। जो जो प्रश्न किताब में करने लायक है वो बेटा मैंने किताब में ही कर दिए, और जो जो प्रश्न कॉपी में करने लायक है वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी, और कॉपी वाले प्रश्नोत्तर को मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दूंगी। तो आपको आपकी कॉपी पर उतारने, जो मैंने बुक में करवाए वो आपको भी बुक में ही करने हैं। समझ में आ गया बेटा? हमारे पास टाइम कम है और प्रश्नावली बहुत ज़्यादा बच गई है हमारे पास, इसलिए आप सोचें कि मैं एक एक सवाल को समझाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपके अगर 5 सवाल होंगे तो उसमें से 2 सवाल मैं समझाऊंगी, बाकी के 3 सवाल आपको करने हैं। समझ में आ गया बेटा? तो हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे।